Assalamu alaikum. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग और काउंसलिंग में जो है वो फर्दर हम एक एक डिजीज़ को स्टडी कर रहे थे कि हम एक स्पेसिफिक डिजीज़ में किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते हैं। आज जो हम देखेंगे डाइटरी काउंसलिंग इन रिडक्शन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमें पता है कि डायबिटीज़ जो है वो एलिवेटेड शुगर ब्लड शुगर लेवल होता है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो हमारा जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज़ होने से हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम कहते हैं कि हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ की जो है वो जनरली दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, या समटाइम एक और इसकी टाइप भी आ जाती है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेट करती है। टाइप 1 डायबिटीज़ को जो है वो जनरली हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो जनरली जो है वो बच्चों को होती है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है कि बाय बर्थ ही उसमें जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन हमारे पैंक्रियास से नहीं होती और वो ब्लड शुगर को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जुवेनाइल डायबिटीज़ कहेंगे ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि ये जनरली जो है वो एजिंग के साथ होती है और बड़ों में होती है, और ये जो है वो अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो इंसुलिन डिपेंडेंट भी होती है। जनरली जो है ये मेडिकेशन के थ्रू जो है, या इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस भी कह सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में हो जाती है कि समटाइम जो है वो प्रेगनेंसी में किसी शुगर की कंजप्शन ज़्यादा करने की वजह से जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल रेस कर जाता है, जो कि आफ्टर जो है डिलीवरी अब सेट हो जाता है। अगर हम देखें तो डायबिटीज़ की जनरल हम अगर हमारी बॉडी की जो है वो हम जनरली जो है वो हम डायबिटिक है या नहीं, इसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें जनरल एक फास्टिंग शुगर टेस्ट होता है, जिसमें 20 मतलब आफ्टर जो है वो 8 to 9 और की फास्टिंग के बाद जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और इसकी जो जनरल रेंजेस हैं वो लेस देन अगर 100 होंगी तो नॉन डायबिटिक है, और अगर वैल्यूज़ जो है वो 100 से 140 तक होंगी तो वो प्री डायबिटिक है, और 140 से अगर जो है वो फास्टिंग में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका रेज होगा तो वो डायबिटिक हो जाएगी। इसी तरह अगर हम रैंडम देखें, जो कि खाने के मतलब 2 से 3 घंटे के बाद ही जो है वो हम ब्लड टेस्ट परफॉर्म करके करते हैं, तो रैंडम की वैल्यूज़ जो है वो अगर लेस देन जो है वो 200 आ जाए तो वो नॉन डायबिटिक है, और अगर 200 से ग्रेटर हो तो वो डायबिटिक है। जनरली हम ये फास्टिंग या रैंडम ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करके डायग्नोज कर लेते हैं कि ये हमारी जो है वो शुगर लेवल क्या आ रहा है और डायबिटीज़ है या नहीं है। अब जब हम काउंसलिंग या उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं डायबिटीज़ में, तो हमने जो है वो ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो एक स्टेज होती है। जब भी हम किसी पेशेंट की काउंसलिंग करने लगे तो सबसे पहले क्या होती है, जिसको हम कहते हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज। पेशेंट आपके पास आया है, वो डायबिटिक है, आपने जो है उसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में असेस कर लिया है कि मतलब उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, वो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, और उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो मतलब मल्टी डिजीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ के साथ उसे कोई और प्रॉब्लम या कोई सर्जरी, आपने सारा डाटा लेके उसकी प्रॉब्लम को असेस कर दिया प्री कॉन्टेम्पलेशन में। देन कॉन्टेम्पलेशन में आपने उसको ये बता दिया
कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन नेसेसरी है। अगर आप ये डाइटिंग फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कौन कौन से जो है वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ को जो है वो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। जनरली जो है वो डायबिटीज़ की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं उसमें क्या है, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, ओबेसिटी, ये सब जो है वो इंटर रिलेट करते हैं, लीवर डिजीज़। ये डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रॉब्लम है जो कि डायबिटीज़ से जो है वो रिलेट करती हैं। हमने जो है वो पेशेंट को उसकी सारी प्रॉब्लम के बारे में और ये बता देना है कि क्या आप अगर जो है वो डाइट प्लान नहीं फॉलो करते तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्रिपरेशन स्टेज आ जाती है। प्रिपरेशन स्टेज में जो है वो आप आफ्टर जो है वो डाइटरी रिकमेंडेशन पेशेंट जो है या हमारा जो सब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो उस मतलब सिचुएशन में आ जाएगा कि या तो जो है वो प्रिपेयर है हमारा प्लान फॉलो करने के लिए, या फिर अभी तक उसे और काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो हमारा प्लान फॉलो करे या ना करे। देन अगर वो प्रिपेयर पॉजिटिव मैनर में हो जाता है तो एक्शन की तरफ आ जाएगा कि वो हमारा डाइट प्लान जो है वो फॉलो करेगा। देन उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस की स्टेज आ जाती है कि उसने जो एक्शन जो स्टार्ट किया है उसको मेंटेन भी रखा है। उस जितने टाइम तक आपने उसको कहा था कि आपने वो डाइट फॉलो करनी है उतने टाइम तक जो है वो अपनी डाइट को फॉलो किया है और फिर फॉलो अप के लिए आया है और उसको कोई भी किस्म की अब मज़ीद काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। अगर हम इसकी डाइटरी हम काउंसलिंग की तरफ आते हैं तो हम अगर ये देखें कि डायबिटीज़ में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो डायबिटीज़ को हम कुछ क्वेश्चंस की सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होगी। सबसे पहले एजुकेशन आ जाएगा। किसी भी डिजीज़ में सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ ही कर रहे हैं तो एजुकेशन। जब तक कि कोई बंदा ये नहीं समझेगा कि उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, उसको जो डिजीज़ हुई है उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, हम उसको प्रॉपर एजुकेट नहीं करते उसके, तो तब तक जो है वो अपने ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आ सकता। फिर उसके बाद क्या है, डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ड्रग के मेडिकेशन। जाहिर सी बात है डायबिटिक है तो मेडिसिन भी साथ साथ उसने लेनी है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कोई सर्जरी या कोई ऑपरेट वगैरह इस पर आ जाएगा। अब डायबिटीज़ की जो है वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इसमें ये आ जाता है कि डायबिटिक पेशेंट की जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अमेरिकन गाइडलाइंस हम लोगों ने स्टडी की थी कि जो है वो अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो बैलेंस डाइट लेनी है और फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, फैट को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसी तरह से जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई क्वेश्चन आ जाता है, इज़ द डायबिटिक डाइट अ स्ट्रिक्ट और अ हेल्दी डाइट। जब इंसुलिन जो है वो अभी हमारी ये जो इंसुलिन हम लोग इंजेक्ट करते हैं डायबिटीज़ में, जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले जो है वो डायबिटीज़ के लिए जो है वो स्फेयर और रिस्ट्रिक्ट डाइट प्लान कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। आफ्टर जो है वो 1929 इंसुलिन जो है जब हमारी डिस्कवर हुई ट्रीटमेंट के तौर पे, तो
हमारी ये जो डाइट हम पहले रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान जो है वो फॉलो करते थे, उससे ये होता था कि पेशेंट जो है वो जल्दी जो है वो एकदम से अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता था और वो उसको फॉलो नहीं करता था, तो इस वजह से जो है उनकी डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती थी। जब 1929 में इंसुलिन हमारी डिस्कवर हुई तो उसके बाद जो है वो एकदम से जो है वो स्ट्रिक्ट हेल्थ डाइट प्लान नहीं किया जाने लगा, बल्कि हेल्दी डाइट प्लान किया जाने लगा कि मतलब आपने तमाम जो है वो माइक्रो मैक्रो तमाम न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में लेने हैं, लेकिन उनकी जो है वो अमाउंट कम कर देनी है। और दूसरा, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जो है वो पोर्शन साइज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम प्राइमरी गोल्स की बात करते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। जी, प्राइमरी गोल्स क्या होंगे? सबसे पहले तो जो है वो हमें ग्लूकोज लेवल उसका मेंटेन करना है कि जो उसका रेज हो रहा है, उसका ब्लड शुगर लेवल, उसको जो है वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका सेकंड प्राइमरी गोल क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ थ्रू द हेल्दी फूड चॉइस एंड एक्टिविटी। थर्ड पे उसका मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सन्स के जो है वो न्यूट्रिएंट की जो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें उसके लाइफस्टाइल को भी जो है वो हमने देखना है सही तरीके से कि अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल हमने उसकी डाइटरी न्यूट्रिएंट को मॉडिफाई करना है। कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि ज़्यादातर जो है वो घर पे खाना नहीं खाता, उसके वर्किंग सिचुएशन और उस सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो है ना उसकी डाइट की मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। और स्टार्ट में जो है तो हमें जनरली 1 या 2 दिन ऐसे रख देने चाहिए जिसमें वो अपनी मर्ज़ी का खाना खा सके। सेकंड में जो है वो आ जाता है कि इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड को हमें फुलफ़िल करना है इसकी प्राइमरी के, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, उसको हमने किसी ना किसी सोर्स से लाजमी पूरा करना है। फोर्थ पे ये है कि उसका बॉडी वेट भी मेंटेन रहे। अगर तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा तो फर्दर वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब जब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में जब हम इसकी प्राइमरी गोल्स की बात करते हैं तो दोनों में एक तरह से गोल आ जाएगा। सबसे पहले जो है हमने उसका जो है वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है। सेकंड पे हम उसकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करेंगे और एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे जिसका उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा। थर्ड पे जो है वो हम उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू उसका लाइफस्टाइल करेंगे। फोर्थ पे हम उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे जो कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और फिफ्थ पे जो है उसका बॉडी वेट मेंटेन करेंगे। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपने वर्ड सुना होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो किसी भी जो है ना वो फूड की जो है वो शुगर क्वांटिटी होती है कि उसको आफ्टर कंजप्शन हमारा जो है वो ब्लड शुगर लेवल कितना रेस करेगा। एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसको हम GI कहते हैं और एक ग्लाइसेमिक लोड होता है GL कहेंगे इसको हम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ये है कि कोई फूड हमने कंज्यूम की है तो आफ्टर कंजप्शन जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना रेज हुआ है। और ग्लाइसेमिक लोड ये है कि जितना हमारा फूड का जो है वो पोर्शन था, ठीक है, जो हमने खाना लिया है फूड का जो पोर्शन था उस पोर्शन में जो है वो कितनी शुगर थी। अगर पोर्शन ये दो एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं। जनरली जो है वो डायबिटीज़ के लिए हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड प्रेफर करते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो वो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से लो होगा वो जो है आ जाएंगी हमारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। अगर हमारा जो है वो ग्रेटर मतलब 70 तक चला जाएगा तो वो मॉडरेट होंगी और देन उसके बाद जो है वो हमारी हाई आ जाएंगी। जनरली अगर हम देखें तो हमारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो है वो कौन सी फूड आ जाती है, हमारे होल फाइबर जो है वो व्हीट है, ब्राउन ब्रेड है हमारी, और इसके अलावा जो हमारे कुछ हमारे जैसे फ्रूट्स वगैरह में हमारा आ जाता है एप्पल, एप्रिकॉट, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। और अगर हम हाई में देखें तो हमारे जो ज़्यादा स्टार्ची फूड्स हैं, हमारे पोटैटोज़ हैं, जो फ्राइज़ जो लोग ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा हमारी फास्ट फूड है, इसके अलावा हमारे केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह और बनाना हमारे उसमें आ जाते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होगी कि होल व्हीट फ्लोर देना है। अगर हम स्टडी करें तो होल व्हीट ग्रेन्स एंड फ्लोर
ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए। वाइट ब्रेड जो है वो हमारी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाती है, और जो हमारी ब्राउन ब्रेड जो है वो हमारी जो है आ जाती है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, और वो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी करती है। जो होल व्हीट ग्रेन और फ्लोर है वो हमारी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करती है, हमारे जीआई ट्रैक्ट जो है वो देर से जो है उसमें डाइजेस्ट होंगी, जिसकी वजह से हमारी वेट मेंटेनेंस भी करेंगी। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है, कैन पीपल विद डायबिटीज़ कंज्यूम शुगर फ्री। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि कैन पीपल विद डायबिटीज कैन कंज्यूम शुगर फ्री डाइट और फूड। अब जनरली हम देखें तो ये डिपेंड करेगी इस बात पे कि हमारे कोई डाइट हमारे पास आई है, ठीक है। अब क्या होते हैं आर्टिफिशियल अगर हमारी सुक्रोज अगर हम देखें तो सुक्रोज हमारी जो है वो जनरली 4 कैलोरीज देती हैं पर ग्राम में, ठीक है। इसी तरह ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्वीटनर आपका क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ स्वीटनर ऐसे होते हैं जो कि सुक्रोज से जो है वो डबल ट्रिपल टाइम जो है वो स्वीटर होते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता, हम उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर समझ के जो है वो अपनी डाइट में ले लेते हैं। अगर हम देखें इसी तरह स्वीटनर्स के हिसाब से स्टडी करें तो अकॉर्डिंग टू जो है वो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, जो हमारे स्वीटनर है माल्टीटोल, आइसोमाल्टेज एंड लैक्टिटोल, मैनिटोल, इसमें जो है वो 2 से 3 कैलोरीज पर ग्राम ये हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि ठीक है कि अगर हम इस फॉर्म में जो है वो कोई शुगर फ्री सिरप या कोई टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी हैं, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है वो एस्पार्टिन जो है उसकी फॉर्म में अगर हम कोई शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो इस ख़ास तौर पे इसमें कुछ नाम आ जाते हैं, एस्पार्टिन, स्कारिन एंड सुक्रोलोज। ये जो है हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि हमें जो है वो डबल जो है वो शुगर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें इनको कंज्यूम करते हुए जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई ऐसी जो है वो शुगर फ्री कंजप्शन कर रहे हैं टैबलेट वगैरह, तो देख लें कि उसका सोर्स ऑफ शुगर है क्या और वो हमें कितनी शुगर प्रोवाइड कर रहा है पर ग्राम में, तो इस लिहाज से बहुत ध्यान करना पड़ता है। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर आर अप्रोप्रिएट फॉर डायबिटिक सब्जेक्ट, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए किस टाइप के जो है वो फाइबर, सोल्यूबल फाइबर इसमें आ जाता है। जनरली हम कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो जनरली हमारी फूड में जो है वो 40 to 45% जो है वो कार्बोहाइड्रेट 45 से जो है हमारी 60% तक डेली रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की। जब हम डायबिटीज़ की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम हो जाएगी और उसका सोर्स भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो 45 से तकरीबन जो है वो 55 तक हमारी जो है वो डेली रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जिसमें हमारा फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर जनरली जो है वो 25 से 35 ग्राम पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है, और इसमें सॉल्यूबल फाइबर जो है वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कि हमारा वेट मैनेजमेंट करते हैं और जो है वो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो LDL लेवल जो हमारा बॉडी का होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते और हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करके हमारी हार्ट डिजीज़ का कॉज बनते हैं। तो ये फाइबर्स जो है वो LDL लेवल को डिक्रीज़ करते हैं और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उसको रेज करते हैं। तो इसलिए फाइबर कंजप्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। डू पीपल विद डायबिटीज़ रिक्वायर लेस प्रोटीन, तो अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है डायबिटीज़ पेशेंट की वो एज सच ही रहेगी। जैसे कि हमारी जनरल रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम से लेके हमारी 1 ग्राम तक प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है हमें जनरली जो है, तो पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो हमारी इसमें भी जो है वो सेम टू सेम वही रहेगी कि 0.8 ग्राम पर केजी पर डे से 1 तक। इन केस अगर हमारी जो है वो कोई डायबिटीज़ के साथ कोई किडनी डिजीज़ भी है तो वो फिर प्रोटीन की क्वांटिटी को हम कम कर देंगे और इसे हम 0.326 पे ले जाएंगे,
क्योंकि किडनी जो है उसमें की मेल फंक्शनिंग की वजह से जो है वो प्रोटीन सही तरह से फिल्टर नहीं होती, हमारी डिजॉल्व नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो हम इन केस अगर डायबिटीज़ के साथ कोई किडनी मेल फंक्शनिंग भी है तो हम प्रोटीन की क्वांटिटी को कम करेंगे, अदरवाइज जो है वो सेम ही रखेंगे जो कि हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड या हम अगर हम फैट्स की बात करें तो जनरल हमारी रिक्वायरमेंट है कि 30 से 35% तक जो है वो हमारी डेली फूड का पार्ट होते हैं फैट्स। तो अगर हम देखें तो अब हम किस सोर्स से हम ले रहे हैं फ़ैट, तो इसमें ये है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है फैटी एसिड वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसके अलावा हमारी बात आ जाती है कि इसमें हम अगर देखें तो हमारे वेजिटेबल सोर्स ऑफ ऑयल आ जाते हैं और हम क्या करते हैं कि ओलिव ऑयल की कंजप्शन हमारी आ जाती है। ओलिव ऑयल की कंजप्शन पे भी अगर हम देखें तो ओलिव ऑयल अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको भी हमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम करना है। अगर हम जनरली अपनी मतलब टेबल स्पून उसका इंक्रीज़ करते जाएंगे कि 2 से 3 हमने कोई हमने अगर अपने खाने के साथ ले लिया या कुछ हमने सैलेड पे डाल लिया कि ओलिव ऑयल हमारे लिए हेल्दी है हम इसको ले सकते हैं, तो नहीं, उसमें भी ये है कि अगर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट से 1 to 2 टेबल स्पून ओके है कि आप डेली उसमें ले रहे हैं। अगर तो जो है ये इससे क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये होता है कि वो हमारी कैलोरिक, जाहिर सी बात है कैलोरिक हमारी बॉडी की जो कैलोरिक इंटेक है उससे ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाएंगे, उससे ओबेसिटी हो जाएगी और फर्दर जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जाएगी। तो अगर कोई भी हमने फैट की क्वांटिटी लेनी है तो उसकी अमाउंट को जो है वो लाजमी देखना है। फिर इसके अलावा कुछ फाइटोकेमिकल्स या फिनोलिक कंपाउंड्स जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं उसकी कंजप्शन हमारी उसमें ज़रूरी आ जाती है कि कुछ ऐसे एंजाइम है हमारी फूड में जो कि हमारे एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहे हैं और हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाएगी फिनोलिक कंपाउंड की कंजप्शन। फिर उसके अलावा आ जाता है कि ट्रांस फैटी एसिड का क्या रोल है। ट्रांस फैटी एसिड में ये है कि आप ट्रांस फैटी एसिड इन नेचर देखें तो हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड की तरह ही होते हैं, लेकिन बात यह है कि इसको भी जो है वो हम इसका डाइट में ज़्यादा कंज्यूम करना या ना कंज्यूम करना हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए इसको मॉडरेट अमाउंट में ही अगर हम कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब देन उसके बाद हमारी बात आ जाती है, ये हमने कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन तो कर दी, उसके बाद हमारी बात आ जाएगी फिज़िकल एक्टिविटी की, कि जब तक हम अपनी डाइट में जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट नहीं हो सकती। फिज़िकल एक्टिविटी में ये है कि जनरली जो है हम बात करें कि हम पर डे जो है वो 90 मिनट्स जो है वो हमारे एक्टिव होने चाहिए, कि अगर हम कोई मॉडरेट एक्टिविटी ही कर रहे हैं देन उसके बाद 15 से 20 मिनट जो है वो हमारी वेरी एक्टिव या हमारी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारा जो है वो ब्रीथिंग लेवल जो चेंज होता है, तो हमें एक्टिव एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो जनरली डायबिटीज़ के लिए 90 मिनट जो है वो मॉडरेट पर डे होने चाहिए एक्टिव, और 15 से 20 मिनट्स जो है अगर 90 मिनट मतलब अगर एक्सरसाइज वगैरह कोई कर सकते हैं तो उसके लिए 15 से 20 मिनट इनफ है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए। डायबिटीज़ में वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वेट मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म के कंसेप्शन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हम आधे घंटे के बाद खाना खाएंगे, या कोई ऐसा है कि प्रोलॉन्ग कर देता है कि 2 घंटे बाद खा लें। तो ऐसा है कि ये आपकी ना इंसुलिन पे डिपेंड करता है कि वो अगर तो कोई क्विक एक्शन वाली है कि वो क्विकली जो है वो इंसुलिन आपने मतलब इंजेक्शन आप ले रहे हैं या जो भी इंसुलिन जिस फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसका डिपेंड करता है कि अगर उसका मोड ऑफ एक्शन क्विक है तो फिर जो है वो आफ्टर जो है वो इंजेक्शन है जिस तरह से भी आपने वो लिया इंसुलिन, उसके 15 मिनट्स के बाद आपको खाना ले लेना है। अगर जो है वो मॉडरेट लेवल है उसका तो उसमें जो है वो आप
30 मिनट्स तक वेट करें और देन उसके बाद खाना ले लें। और कुछ ऐसे भी होते हैं वेरी क्विक में जिसके जो है वो आप खाने के साथ ही फ़ौरन इंजेक्ट इंसुलिन करते हैं और फ़ौरन ही जो है वो आप उसको जो है वो आप अपनी फूड को इनटेक कर लेते हैं। ये डिपेंडिंग करता है कि आप एक किस मोड ऑफ एक्शन आपकी इंसुलिन का क्या है। देन उसके बाद जो है वो और जो आ जाता है इसकी डाइटरी मैनेजमेंट में वो ये है कि मेडिकेशन भी आपकी आ जाएगी कि अगर कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो आपने मेडिकेशन जो है वो डाइट के साथ साथ ही कंटिन्यू रखनी है अपनी। इसके अलावा सप्लीमेंट्स की बात आ जाती है कि क्या डायबिटिक पेशेंट जो है वो कोई सप्लीमेंट ले सकता है। तो एज सच स्टडीज़ में ये बात नहीं सामने आती कि कोई सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि डायबिटीज़ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, तो कोई जो ऐसे हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन होते हैं हमारे, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन के हो गया, इसको जो है वो अगर इसके कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी माइनर अमाउंट में, तो वो हम ले सकते हैं कि हम डायबिटीज़ की वजह से होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहे हैं या हमारी बॉडी में कोई ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल मूवमेंट हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ले रहे हैं। लेकिन एज सच सप्लीमेंट्स जो है वो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन में। देन उसके बाद जो है वो ये आ जाता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ की सूरत में ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट को थोड़ा सा कम करेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसा हमारी सेम होती है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट को हम इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमने अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी है कि अगर मतलब ये ना हो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में ऐसा हो कि हाइपो की कंडीशन आ जाए, तो हमें उसको क्योर करने के लिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना है, डाइटरी फाइबर को, इसके साथ साथ हमें अपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही क्वांटिटी में लेने हैं। एज सच बस सिर्फ ये है कि हम उसमें थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का थोड़ा सा ख्याल करें और साथ साथ कोई अगर डायबिटीज़ की मेडिकेशन वगैरह है तो। हाइपोग्लाइसीमिया की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो है वो हाइपो की कंडीशन जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से लो हो जाता है या फेंटनेस हो जाएगी, कोई सिम्टम ऐसा होता है कि पसीना एकदम से ज़्यादा आना शुरू हो जाता है किसी इंसान को, या वो फेंट हो जाएगा या वो डिफरेंट किस्म के साउंड वगैरह प्रोड्यूस करेगा। तो हाइपो की कंडीशन जो है वो हाइपर से ज़्यादा डेंजरस है। इसमें ये है कि डायरेक्ट जो है वो आपका ब्रेन जो है वो मेल फंक्शन करेगा, कोई स्ट्रोक वगैरह का खतरा होता है। तो हम हाइपो, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो हाइपो में चला गया तो हम क्विकली जो है वो कौन सी प्रिवेंशन करके उसको क्योर कर सकते हैं। जनरली क्या है कि हमें उसका 2 से 3 ग्राम जो है वो शुगर देनी है, सुक्रोज दे दें शदीद, मतलब कोई आप ऐसा है कि मिल्क के अंदर आप उसको कोई शुगर डाल के दे दें, या आप ऐसे टीस्पून उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो शुगर का फ़ौरन दे दें, कोई आप फ़ौरन से उसको जो है इसमें कोई फ्रूट दे दें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। या कोई भी मतलब आप वाइट ब्रेड दे सकते हैं उसको, वाइट ब्रेड दे दें, उसको वाइट ब्रेड का स्लाइस फ़ौरन दे दें जिससे उसका शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। हाइपो की कंडीशन जो है वो जनरली जो है वो पेशेंट में जो है वो इवनिंग के टाइम में होती है कि अगर शाम के टाइम में उन्होंने खाना कम खाया है या उनकी डाइजेशन जल्दी हो गई है, उन्होंने कोई ऐसी फूड खाई है जैसे फॉर एग्जांपल राइस वगैरह जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो गया है, तो उसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम में जो है वो हाइपो की कंडीशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा जब भी हो जाए कि कोई ऐसा हाइपो का पेशेंट है तो क्विकली जो है उसको जो है वो हमें 2 से 3 ग्राम जो है वो ग्लूकोज या सुक्रोज की फॉर्म में हमने उसको फ़ौरन देना है। डिफरेंट फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो भी अवेलेबल हो, या आप उसको शुगर दे दें या आप डेट्स दे सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है वो आप उसको दे सकते हैं। ये थोड़ी सी जो है वो हमने डायबिटीज़ की मैनेजमेंट और उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो स्टेप्स डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फर्दर हम नेक्स्ट डिजीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।